हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलिसिस, सारे कंडीशंस को आपको बता दिया गया था इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसी इलेक्ट्रोलिसिस के कंसर्न में एक लॉ आया है जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम लोग देखेंगे, टाइम में देख रहा था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या देखेंगे हम लोग? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान देना बेटा, Faraday's law of electrolysis। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात हम करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको काफ़ी डिटेल समझाया और बहुत से एग्जाम्पल और वेरिएशन भी आज क्लास में भी कराया हूँ और वीडियो भी मैंने कराया था, ठीक है। इस कंसर्न में दो लॉ आया, ठीक है। पहला लॉ देखते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। बोर्ड में लिखने के लिए पक्का आता है, ठीक है। क्या कहता है? इलेक्ट्रोलिसिस में आपने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें दो मेटल के रॉड लगे थे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। तो जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जा रहा उसको हम क्या बोलते थे? एनोड बोलते थे। और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। यही होता था। फिर इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हम ए डालते थे, ए बी, या टूट जाता था किसमें? ए प्लस में और बी माइनस में। यही होता था, सब कुछ आप जानते हैं। फिर ए का माइग्रेशन कैथोड की तरफ होता था और बी का माइग्रेशन कहाँ होता था? एनोड की तरफ। तो बी एनोड की तरफ जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता था, उसी इलेक्ट्रॉन को ए एक्सेप्ट करता था। कहने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रोलाइट से जो यह चार्ज डेवलप हो रहा है, यह चार्ज न्यूट्रल होकर इस पर क्या होता था? रॉड पर, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता था, ही ना होता था। और फिर यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते फ्लो कर रहा है तो करंट इस रास्ते फ्लो करेगा। बोलो, यही सब है। तो इसी को मानते हुए फैराडे ने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोला? द अमाउंट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब इट इज चार्ज, the amount of substance deposited at a particular electrode or the amount of gas evolve मतलब निकलना, evolve at a particular electrode। क्यों गैस बोला जा रहा है? अगर मान लो यहाँ पर H प्लस था तो यह जाएगा H बनेगा, यह H इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो किस फॉर्म बनेगा? H2 के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? तो या तो सब्सटेंस बोलो या तो गैस बोलो, बात एक ही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? गैस में क्यों बोला हूँ? क्योंकि प्राइमरी चेन से सेकेंडरी चेन भी तो होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का। तो क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड और द अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड is directly proportional to the current flow in the solution। नहीं समझ में आया? मतलब इस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतने ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट इसके ऊपर क्या होगा? डिपॉजिटेड होगा। मतलब m इज द सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
बोलो, मतलब जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे जो सब्सटेंस होगा उसका मास इसके ऊपर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सब्सटेंस समझ में आ रहा है? यह कैटायन एनायन डिस्चार्ज होने के बाद इस पर क्या होगा, चिपकता जाएगा। तो कितना ज़्यादा चिपकेगा वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, मतलब करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतने ज़्यादा मास क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा। क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है या कोई भी गैस का जो अमाउंट है वह किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कितना ज़्यादा इकट्ठा होगा या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कितना गैस निकलेगी, इसकी मात्रा डिपेंड करती है कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल या सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो रहा है? पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं और इसमें आगे कर बढ़ता हूँ, मिटा रहा हूँ जहाँ नहीं है। अब देखो क्या आया है। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू करंट। ठीक है, यही था। फिर देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। एम इज इक्वल टू जेड लगाएंगे, इसको हटाकर क्यू। एम इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस जेड को क्या बोलते हैं, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यह जेड कहाँ से आया, इसको हटाकर जेड लगाए हैं। ठीक है, फिर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I गुणे टी लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर, तो एम इज इक्वल टू जेड, क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। ठीक है, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लें, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड मान लो। ठीक है, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एम गुणे जेड गुणे 1, तो एम इज इक्वल टू जेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है। 1 सेकेंड समय में 1 एम्पियर करंट में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। कपड़ा का गया, क्लियर हो रहा है। अगर Z इज इक्वल टू IT है तो हम I को 1 एम्पियर मान रहे हैं। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट में इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिटेड हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। समझ में आ रहा है ये? अब देखो इसको और तोड़ा जाए। ठीक है, मैंने क्या निकाला है, यहाँ से आते हैं। एम इज इक्वल टू जेड गुणे I गुणे टी। ठीक है, जेड कैसे निकलता है सवालों में, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। ये कैसे आता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा,
96,500। क्लियर हो रहा है। तो जेड कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। पीछे में नाम कई बार आया होगा, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराडे मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, मोल आ गया तो, और 1.6 × 10⁻19 गुणा करेंगे तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500। ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। इक्विवेलेंट वेट बहुत फार्मूला है, इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स। मोलर मास अपॉन एक्स, ठीक है। यह सब फार्मूला आपको याद रहे। जैसे मोलर मास अपॉन एक्स की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कापर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कापर में जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। या Cl 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कहाँ चला है, Cl2 में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट कापर का मोलर मास अपॉन एक्स। अपॉन एक्स मतलब क्या होगा, कितना वह चार्ज देकर या चार्ज लेकर अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। जैसे कापर का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कापर 63.5 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन। मोलर मास आपको दिया जाएगा सवाल में, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालना, वह कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो रहा है या कोई दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इतना छापो पहले, आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए। अब देखो फैराडे सेकेंड लॉ बता दे रहा हूँ, या इस पर एक सवाल करा दूँ क्या, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा, करा दे रहा हूँ। पहले मिटा दूँ, IIT में एक सवाल पूछा, लॉ करा देता हूँ। आई थिंक 2011 में सवाल लेके आ रहा हूँ। रुको 1 मिनट, सवाल लिखा हूँ मैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज pass through 2 Faraday of electricity is passed through a solution of copper sulfate, full stop. The mass of copper deposited at cathode is, निकालना वही, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू यह है 63.5 ग्राम, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, द 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 फैराडे इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, M इज इक्वल टू ZQ होता है। M इज इक्वल टू Z को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू 2F, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट दिया है कितना 63.5 बाई एक्स, कॉपर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन होगा 2, यह वैल्यू ले लो, इक्विवेलेंट वेट निकल गया, 2 से 2 कट जाएगा, F से F कट गया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 63.5 बाई 2 इंटू 2 कितना आ गया 63.5 ग्राम। कठिन है, बहुत आसान सवाल आता है इससे। छापो मिटाए, मिटाए, हो जाएगा ना। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिटेड हो रहा है, कितनी गैस निकल रही है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन में कितना करंट फ्लो किया। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर हो रहा है।
अब देखो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है सब है। अब इसके बाद 2 वीडियो और बनेगा, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान दो। दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जितना लेना हो ले लो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं, इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, ठीक है। ठीक है, यह पॉजिटिव प्लेट है, यह निगेटिव प्लेट है, यह पॉजिटिव प्लेट है, यह निगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया गया है, इसको सीरीज में क्या किया गया है, जोड़ा गया है और इनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में सेकेंड लॉ क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ current flow, when same quantity of current flow in different electrolytic cell which is connected in series, मतलब दोनों सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो किया जा रहा है, जो आपस में किससे जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मालूम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, कॉमा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर, पूरा लिख लीजिएगा, एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। दोनों में अगर सेम क्वांटिटी ऑफ करंट को फ्लो किया जाता है और दोनों किस में जुड़े हों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ लेते हैं वेट ऑफ कॉपर अपॉन, यहाँ मान लो वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। समझ में आ रहा है, बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, इसको ऐसे लिख लो, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्लियर हो गया। तो यह फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी फर्स्ट लॉ से सवाल आता है और उसी फार्मूले पे सारा सवाल आएगा, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेंस बढ़ा देंगे, फिर खरलॉस लॉ, फिर मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करता है, 2 लेक्चर बड़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इससे ज़्यादा जेई में या नीट में नहीं पूछेगा, बोर्ड तो खैर बहुत छोटी चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो बहुत मेहनत से सब बेटा नोट्स लाया जा रहा है, अच्छी तरह से आपको समझाया जा रहा है, जो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ोगे काफ़ी पैसा देकर। तो प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, घर पे रह के बढ़िया से पढ़ाई करो, यह सब में बहुत अच्छा है आपके लिए। अगले आप तुरंत एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्रैक कर लोगे और सिलेक्शन पा जाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।